वेलकम बैक व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन व्यूअर्स। आज हमारे एपिसोड में जो आप थ्रू आउट गाने सुन रहे हैं ये आप सुनते रहेंगे क्योंकि इनका एक बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे आज के गेस्ट से। इनको खुदा ने भरपूर सलाहियतों से नवाजा है और इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने काम में हमेशा इंसाफ किया है। तो आइए चलते मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से मिस्टर एस.एम. सादिक से। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर एस.एम. सादिक एंड वेलकम टू होराइजन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे सबसे पहले एस.एम. क्या है? जी, शेख मोहम्मद सादिक। शेख मोहम्मद सादिक। अच्छा, आपने तकरीबन 15 साल की उम्र से माशाल्लाह से लिखना शुरू कर दिया था। बहुत छोटी उम्र होती है उसमें, और वो भी लिरिक्स लिखना एक बहुत बहुत बड़ी बात है। वर्ड्स का, अल्फाज का चुनाव करना, उसको एक रिदम में लेके आना बहुत बड़ा मसला है। उसमें फिर आपने साथ चौथी जमात में आपने बागी भी हो गए थे, थोड़ा सा आप पढ़ाई से हट गए थे, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरफ लेके आई जा रही थी। जी जी। तो लिखना क्या आपको शुरू से शौक था? क्या बचपन से लिख रहे थे? इससे भी पहले 15 साल से भी पहले? नहीं, ये एक स्कूल के ज़माने में मुझे वो हर इंसान के अंदर एक इंसान होता है ना, जो वो मुझे कोई चीज़ गैबी तौर पे मजबूर कर रही थी कि आपका ये काम ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई आपके लिए नहीं है। हाँ। आप किसी और काम के लिए तख्लीक हुए। वो कहते हैं ना, कोई चीज़ करनी हो तो खुद ब खुद सारी कायनात आपको उस तरफ ले जाती है। तो बस ये बिल्कुल बात सच है। तो वो मुझे नहीं पता था। अब मैं सोचता हूँ कि बाज़ दफ़ा मैं इतने पढ़े लिखे लोग जो है ना, मैं देखता हूँ वो 3-3 हज़ार रुपये में, 2-2 हज़ार रुपये में नौकरियाँ करते हैं। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास तालीम भी नहीं है। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त भी दी है, शोहरत भी दी है, घर भी दी है, बच्चे भी दिए हैं, स्टूडियो भी दिया है, दौलत, हर अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर, और मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ काम में। तो ये जो होता है ना शायरी, इसमें ना तो तालीम का कोई मसला होता है, इसमें ये कुदरती तौर पे होता है जी, और ये सीखने से नहीं आती। आर्टिस्ट जो है ना वो अंदर से ही आता है। अंदर से आता है, ये सीखने से नहीं आती। अगर ऐसी बात होती तो अल्लामा इकबाल का बेटा वो भी अल्लामा इकबाल की तरह शायरी करता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ना, ये आपके अंदर से बचपन से ही वो होता है। ये स्कूल के ज़माने में था ऐसा। तो वो क्या फर्स्ट इंसिडेंट था जिससे आपने इस मार्केट में एंटर किया था? किस तरह असल किया ये था? मैं इस बात का क्रेडिट दो शख्सियत को देता हूँ। एक तो पहली नंबर पे जनाब नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। अच्छा। क्योंकि मैं भी फैसलाबाद का रहने वाला था, तो मैं कपड़े का काम करता था। अच्छा। तो मैं अपना काम छोड़ के तो सारी रात खान साहब के पास जब आप 15 साल के थे तो आप कपड़े का काम करते थे? हाँ जी, मैं नहीं, स्कूल को छोड़ दिया था ना जब, तो उसके बाद फिर 2-4 साल बाद मैं कपड़े का काम करता था। मतलब अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं अपना काम सारा छोड़ के तो सारी रात नुसरत फ़तेह अली खान साहब के पास बैठा रहता था। अच्छा। तो वो लसूड़ी शाह एक वहाँ पे इलाका है फैसलाबाद में, जंग बाजार, तो वहाँ पे वो एक बड़ी सी मंजी होती थी, उसके ऊपर खान साहब बाजा लेके सारी रात बैठे रहते थे। अच्छा। तो मैं उनके पास बैठा रहता था। तो मैं पहला कलाम लेके गया, सोनी ते घड़े दा हमारी दास्तां है, उसका सवाल जवाब मैंने लिखे। तो मैंने खान साहब को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि सादिक तो आप लिखते तो अच्छा हो, लेकिन ये है कि मैं दास्तान नहीं गाता, आप कोई और कलाम लिखो तो मैं गाऊंगा। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ पे ट्राई मारी, तो एक आइटम मैंने लिखा कि उत्थे अमलों ते होणगे नबेड़े, किसी ने तेरी ज़ात पूछनी। वो 25 साल बाद रिलीज़ हुआ। तो वो रिकॉर्डिंग फ़तेह अली खान साहब की रहमत ग्रामोफोन हाउस ने, फैसलाबाद वालों ने की थी। तो 25 साल बाद वो रिलीज़ हुई। और लिखा आपने तब का हुआ था? हाँ, तब का हुआ था। अच्छा। तो वो बहुत मकबूल हुआ, क्योंकि उसमें सारा जो है ना वो मार्फत का, बुल्ले शाह स्टाइल का था कलाम। तो एक वज़न होता है शायरी में ना, जैसे एक बीट होती। जैसे खान साहब के अभी जब डेथ हुई है ना, तो तकरीबन 1 महीना पहले हमारा इकट्ठा ही स्टूडियो था, पार्टनरशिप थी, तो मैं अलग हो गया था। तो मैं गया हूँ रात को, कि हम लोग अक्सर रात को जागते हैं तो सुबह सोते हैं। अच्छा। तो सुबह का 4-4:30 का टाइम था, तो मैं गया। नुसरत फ़तेह अली साहब के बारे में तो मशहूर है कि वो सोते ही नहीं थे। नहीं, कोई बंदा ऐसा नहीं दुनिया में जो सोता ना हो, लेकिन ये कम सोते थे। सुबह सोना तो 2 बजे 3 बजे उठ जाना, तो सारी रात वो बैठे रहते थे। तो मैं गया तो वो बाजा लेके बैठे हुए थे। मुझे कहते हैं, पहले तो मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ खान साहब का, कि मुझे कहते हैं कि सादिक मैंने आपके इतने, उन्होंने मेरा बहुत कलाम गाया। अच्छा। मसलन कि मैनू सोचा नहीं दे गया सुगाता सुख माही नाल लै गया, जदों दा तरोसियों साडे नाल ढोलना, भुल गया कावां नूं बनेरे उत्ते बोलना, फिर अखियां नूं चैन ना आवे सजना घर आ जा, हाँ जी, जे तू रब नूं मनाउणा पहले यार नूं मना, जदों मिठी नींद सौंदी है खुदाई मैं रोवां तैनूं याद करके, उत्थे अमलां ते होणगे नबेड़े, किसी ने तेरी ज़ात पूछनी, तस्बीह दे एक दाणे ते तू यार दा विरद पकाउंदा रहो, और उससे आपे मन जाएगा तू अपना फर्ज निभाउंदा रहो। उस तो इलावा खाली मोड़दा नहीं दाता हजवेरी, तू सच्चे दिलों वेख मंग के, एवें बोलना बनेरे ते कावां सजना नहीं आउणा, साडी झोली विच पा के दुख लखा माइया परदेसी। ये सारे वो गाने हैं जो बहुत मशहूर हुए थे। हाँ जी। मगर अब आप ये देखें
कि इन चीज़ों का हमें ये नहीं पता कि पीछे जो लिरिक्सिस्ट थे, जिन्होंने लिखने वाले थे, उनका वो नाम हमें आगे नहीं आया। जिस तरह, देखिए मैं बात सुनिए, जिस तरह गाना मशहूर होता है उसके साथ साथ लिखने वाला भी उतना ही मशहूर होना चाहिए। वो क्या वजह है कि आप लोग इतने पीछे क्यों रह जाते हैं? आपको इतना ज्यादा लाइमलाइट में क्यों नहीं लाया जाता? ये जो होते हैं ना फोक गीत और जो कवालियां होती हैं, इनमें तो हमेशा अगर 3 अंतरे हैं या 4 अंतरे हैं तो उसमें आखिर पे शायर का नाम आता है, उसमें तो कोई हमारा गिला नहीं गाने वाले पे। जब बीच में नाम आ जाता है, जैसे मगर आप ये देखें ना, जिस तरह बच्चे को गाने का पता है, गाने के पूरे लाइंस का पता है, उस तरह बच्चे को लिखने वाले का भी पता होना चाहिए। असल बात ये है कि ये हमारे जो सिंगर है ना, ये उनका फर्ज बनता है कि वो बताएं, जब गाना गाएं तो बताएं, यही तो क्रेडिट जब आपका गाना मशहूर होता है तो आप लिखने वाले को भी उतनी प्रायोरिटी दें, उसको भी उसी तरह इंट्रोड्यूस कराएं। तो वो मतलब ऐसा करते नहीं है। तो खान साहब ने तो माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तो वो तो बताते थे। अब ये है कि एक दफ़ा का ऐसा वाक़या है कि खान साहब कहते हैं कि मैंने आपका पूरा कलाम करना है, तो उन्होंने मुझे बताया। उस वक्त एक गज़ल चल रही थी इंडिया की, एक तरफ उसका घर एक तरफ महकदा। अच्छा। तो मुझे कहते सादिक थाट ये रहे और इसको आप मार्फत में लेके आओ, जिस मैं कवाली करना चाहता हूँ, दोनों नहीं होगी तो अल्फाज आपके होंगे तो आप इसको करें। फिर मैंने वो लिखा कि किहड़े घर जावां इहो खड़ा मैं विचारदा, एक घर रब दा दूजा घर यार दा, यार वाल जावां ते सामने भी आउंदा नहीं, रब वाल जावां ते सामने भी आउंदा नहीं। आपको ये चीजें पहले से बताई जाती हैं? आपको जो सिंगर होता है वो आपको बताता है कि मेरी ये थीम है, मैंने इस बारे में, आपको टॉपिक दिया जाता है? हाँ जी, इस फील्ड में वो बंदा कामयाब नहीं जो अपने पास फाइल लेके आएगा, जी मैंने ये लिखा है। अच्छा। अभी एनी टाइम मतलब 30-40 गाने मैं रोजाना लिख लेता हूँ। अच्छा, अभी मैं ये खान साहब का वाकया बीच में रह गया, ये मैं बता दूं आपको। मुझे कहते हैं कि आप ना ये मुझे लिख के दें और मैं दोनों बनाता हूँ। तो मैंने लिखा किहड़े घर जावां इहो खड़ा मैं विचारदा, एक घर रब दा दूजा घर यार दा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਸੀ, ਅੰਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਰੱਬ ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿ देखिए आपने उनसे सीखा, उन्होंने भी आपको इसी तरह दुरुस्त किया। मतलब है ना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਥਾਟ, यानी कि एक लफ्ज़ जो शुरू होता है ना, वो मसलन एक धुन है। जैसे उन्होंने डेथ से पहले मुझे कहा कि सादिक ये लिखो, तो उन्होंने बताया मुझे ला 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 ला, तो मैंने फ़ौरन वो वज़न बीट, आपको नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैंने पूरा वो कैच कर लिया। तो मैंने कहा कि ये बोली की बहर है, इसमें आएगा मैनू सोचा दियां दे गया सुगाता, मैनू सोचा दियां दे गया सुगाता। अच्छा। तो उसमें पूरे लफ्ज उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे बीट के अंदर फिट हो जाए। हाँ, फिट हो गए। मतलब ये ऐसे ही जैसे एक दीवार है, उसके अंदर से हम एक ईंट निकाल लेते हैं, तो उतनी ईंट ही उसके अंदर जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, ना इंच ज्यादा जाएगी ना इंच कम जाएगी। ये लफ्ज का भी वही हिसाब होता है। धुन के ऊपर जो गाना लिखा जाता है ना, वो वहाँ पे उसी मीटर का लफ्ज चाहिए। तो पहले धुन बनाई जाती है और उसके बाद आप लिखते हैं? बाज़ दफा होता है कि गाना पहले लिखा जाता है। अच्छा। अगर गाना अच्छा हो तो कहते हैं यार को अपनी मर्जी से कलाम है ना, तो वो दे दो, तो वो धुन बाद में बन जाती है। बाज़ दफ़ा होते हैं जो मीटर अलग, मसलन एक गाना था खान साहब का कि वो मैं नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने सारे शहरों से ट्राई की है, किसी ने नहीं लिखा वो अखियां नू चैन ना आवे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल उसकी बीट थी। मसलन उसका था अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आजा दर्दां दी, आगे वजन चेंज हो गया, दर्दां दी मारी रो रो के हारी, आगे फिर वजन चेंज है, तांगा तेरियां ने मैनू मारिया प्यारे हो। अब इसकी धुन अगर ये लफ्ज निकाल दें तो वो ऐसे ला 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 ला। अब आपको पता नहीं चलेगा इस पे लफ्ज कौन से देने। तो ये छोटे छोटे टुकड़े करके ना इसकी कोई बैर नहीं बनती। जो गाना वजन पे लिखा जाता है उसकी कोई बैर नहीं होती, वो सब आज़ादी है, क्योंकि वो लफ्ज हमने धुन के ऊपर पूरे करने हैं और उनका मकसद भी हो। तो ये वही बात है कि आप जब लिखते हैं तो जब सिंगर अपनी धुन बना रहा होता है तो आप उसके साथ बैठते हैं और आप उसके उसी वक्त कंपोज करते हैं। नहीं तो नहीं हो सकता, ये दो अलग-अलग नहीं हो सकते, दोनों का साथ बैठ के करना। बाज़ गाने होते हैं ना जिनकी एक बैर होती है जो अपनी मर्जी से लिखे जाते हैं, उनकी धुन बाद में बनती है। मैं तो समझती थी कि बस लिरिक्स जो है वो जो लिरिक्सिस्ट होता है वो अपने गाने लिख के वो दे देता है और आगे बंदा नहीं, वो इसीलिए ना लोग जो गिला करते हैं जी मेरा कलाम नहीं गाया गया, वो कलाम में असर नहीं होता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सिंगर्स अपने मुताबिक कभी आपके लिरिक्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, कभी उसमें ऑल्टर करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, वैसे कोई राइट्स होते हैं इस किस्म के? नहीं, जिनको पता नहीं ना होता, मतलब वजन होता है एक शायरी में, एक वजन होता है। मसलन
मैंने सोचा नहीं दे गया सुगाता जैसा एक सिंगर है वो कहता है नहीं मैंने ये वर्ड चेंज करके सिर्फ ये अल्फाज चेंज करके दूसरा अल्फाज डालना। नहीं वो मैं तो खैर प्रोफेशनल बंदा हूँ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। नहीं हुआ। मेरा तो एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं करना पड़ता, लेकिन जो दूसरे शायरों का कलाम है ना वो काफी, क्योंकि वो उनको वजन का नहीं ना पता होता, एक लाइन इतनी लिख देते हैं दूसरी इतनी लिख देते हैं, तो उसमें जो है ना वो काफी डिफरेंट हो जाता है। अच्छा। तो वो काट के फिर उनको छोटा करना पड़ता है। अच्छा, आपने 2 पर्सनैलिटीज की बात की थी, दूसरी कौन सी पर्सनैलिटी है जिसका आपके करियर पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जिनकी वजह से आप समझते हैं कि आज आप इस मुकाम पर हैं? वह मेरे गीत जो स्टार्ट में अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब ने गाए। अच्छा। और एक अकरम हमारे मुल्क के 2 बहुत बड़े सिंगर नुसरत फतेह अली खान साहब और अताउल्लाह ईसा खेलवी। उसके बाद फिर जैसे जैसे लोग नए आते गए, मतलब जैसे शबनम मजीद है, स्टार्ट में ये जब मुझे मिली है तो इसका मैंने करवाया। बाली सग्गू आया बाहर से, तो वो दिल चीज़ है क्या जाना और तुम बिन जिया उदास है सजना ये किए। फिर मैं सरदूल सिकंदर साहब के लिए लिखा खत टुकड़े टुकड़े कर देने में साड़ देना तस्वीरां। तो वो फिर चलते चलते तो फिर सब लोगों ने, कोई शायद ही बंदा हो जिसने मेरा कलाम नहीं गाया, शायद ही कोई हो।